यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह यह प्रश्न करते हुए जमानत दे दी कि आखिर उनके विरुद्ध प्रमाण कहाँ हैं, उससे सीबीआई और ईडी का कठघरे में खड़ा दिखना स्वाभाविक है। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। यह ठीक है कि उसने सीबीआई और ईडी से यह पूछा कि आखिर प्रमाण कहाँ है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने के कविता को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें लगाईं और उन्हें निर्देशित किया कि जमानत के दौरान वह गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की चेष्टा नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी है, लेकिन क्लीन चिट नहीं। समस्या यह है कि इस तरह के मामलों में न्यायाधीशों की टिप्पणियां कुछ और ही ध्वनित करती हैं। कई बार ऐसी टिप्पणियां फैसलों का हिस्सा भी नहीं होती। आखिर न्यायाधीश जो कहते हैं वह अपने फैसलों में लिखते क्यों नहीं? ध्यान रहे कि कई बार उनकी मौखिक टिप्पणियों को आधार बनाकर जमानत पाने वाले नेता और उनके समर्थक यह माहौल बनाने लगते हैं कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और जिस घपले घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया वह तो हुआ ही नहीं। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। पैरा के कविता और उनके पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में अंतिम फैसला आ चुका है। नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला यथाशीघ्र आए, इसके लिए जांच एजेंसियों को भी सक्रियता दिखानी होगी और अदालतों को भी आवश्यक केवल यही नहीं कि सीबीआई और ईडी यह स्पष्ट करें कि आखिर उन्हें बार बार ऐसे सवालों से क्यों दो चार होना पड़ता है कि प्रमाण कहाँ है। इसके साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर मिलना आवश्यक है कि ट्रायल शुरू होने में अनावश्यक देरी क्यों होती है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय ट्रायल में देरी का जो उल्लेख किया था
वही के कविता मामले में भी किया। पता नहीं कि के कविता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि प्रधानमंत्री राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कमर कसे हुए हैं और हाल में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐसा कहा भी। राजनीतिक भ्रष्टाचार से तब तक प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता जब तक जांच एजेंसियां और अदालतें अपना काम तत्परता से नहीं करती। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। महानगरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये हर आदमी को ठिकाना मयस्सर नहीं करा पाते। वहाँ लोगों को गुजारे का कोई जरिया भले मिल जाए, पर हर किसी को सिर पर छत नसीब नहीं हो पाती। लाखों लोग दिन भर दिहाड़ी करके रिक्शा, रेहड़ी, ठेला खींचकर या भीख मांगकर किसी तरह गुजारे भर की आमद तो कर लेते हैं, पर रात गुजारने के लिए उन्हें फुटपाथों पर, खुले आसमान या ऊपरगामी पुलों के नीचे, खाली बंद दुकानों के बाहर कोई जगह तलाशनी पड़ती है। इस तरह इन्हें मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है। अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के नीचे आकर दम तोड़ देने या अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर एक बेकाबू ट्रक के चढ़ जाने की घटना इसकी ताज़ा कड़ी है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर स्थिति में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हादसों की खबरें कुछ समय पर हर महानगर से मिल जाती है। हर घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों के किनारे फुटपाथों पर सोने वालों के लिए कोई सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। पैरा। हालांकि अनियंत्रित वाहनों के सड़कों के बीच की जगहों और फुटपाथों पर चढ़ने से रोकने की गरज से बहुत सारी जगहों पर लोहे की मजबूत बाड़ लगाई जाती है, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में सड़कों पर रात में भी आवाजाही लगी रहती है। रात के वक्त शहरों की सड़कें खासकर माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए खोल दी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे युवा देर रात को शराब पीकर वाहन दौड़ाना अपनी शान समझते हैं। वाहनों के अनियंत्रित होकर
फुटपाथों पर चढ़ जाने की घटनाएं अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती पाई गई है। हालांकि दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। इसके बावजूद बहुत सारे वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना कठिन बना हुआ है। देर रात को उनकी मनमानी और बढ़ जाती है। इससे यातायात व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। रोजी रोजगार की तलाश में हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत रेखांकित होती है। पैरा अनेक मौक़ों पर यह बात कही जाती रही है कि बढ़ते पलायन और महानगरों पर उसके बढ़ते बोझ की वजह से सरकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती है। इसके समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, मगर ना तो सरकारों ने रोजी रोजगार के साधनों के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार किया, ना महानगरों में सबके रहने के ठिकाने उपलब्ध कराने की व्यवहारिक पहल हो पाई। दिल्ली में रैन बसेरे बनाए तो गए, मगर उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों को फुटपाथों पर सोने को मजबूर ना होना पड़े। उनमें भी जरूरी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें आती रहती हैं। दरअसल महानगरों में बेआसरा लोगों के बारे में कोई व्यवहारिक नीति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर जगह जगह थोड़े शुल्क के साथ भी धर्मशाला जैसी रात गुजारने की जगहें बना दी जाएं, तो लोगों की जिंदगी जोखिम में डालकर फुटपाथ पर सोने से काफ़ी हद तक निजात दिलाई जा सकती है। समाप्त।